Hello everyone. आज टुडे 7th जून हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो हम लोग स्टार्ट से देखेंगे। पहला जो हम लोग को डिस्कशन करने लायक है वो है जो सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो गल्फ कंट्रीज और ओआईसी का इंडिया पे बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है। ये लोग आउटरीच कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दोनों इस्लाम धर्म के ऊपर कुछ बोल दिए, इसे आउटरीच हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट को इस पे क्लियरेंस देना पड़ा है कि ये हम गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है, ये उनका पर्सनल स्टैंड है और उनके स्टैंड से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अभी ये इतना और इशू इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी कतर के दौरे पे हैं। वो कतर गए हुए हैं, वहां पे वो दौरे पे हैं। और हमारा जो ट्रेड जो है, हमारा पूरा पेट्रोल, हमारा एनर्जी रिसोर्सेज जो है, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इंडिया को इस इशू पे बैकफुट पे आना पड़ा है और डिप्लोमेट्स को ये संभालना पड़ा है। तो ये मेजर इशू है। दूसरा जो अगर हम फ्रंट पेज पे देखते हैं, दूसरा है सिख लीडर जो है। कल जो हमारा जो ये 1980s में जो गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक हुआ था, गोल्डन टेम्पल पे जो विंडर वाले ने जो कब्जा कर लिया था, उस पे जो अटैक हुआ था, उसका कल बरसी था। तो उस पे बहुत सारे जो सिख लीडर थे वो बोले हैं कि सिखों को आर्म्स ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मिशनरीज आ गई है और वो सिखों को कन्वर्ट कर रही है। तो सिख लोग को अपने आप पे ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और इसलिए हमें आर्म का ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो ये मेजर दो टॉपिक है जो हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे फिर से सेम हमें न्यूज मिलता है जो कि टसल बिटवीन जो नए अभी अभी हाल ही में दिल्ली के नए एलजी बने हैं, जो नए एलजी बने हैं दिल्ली के, उनका नाम है विजय कुमार सक्सेना। तो सॉरी, बिनल कुमार सक्सेना। तो हाल ही में नए एलजी जो बने, इनका और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में फिर से टसल स्टार्ट हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट और इनके बीच में पावर का टसल हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट बोलता है कि मेरे पास, हमें सारा पावर मिलना चाहिए, हम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, तो सारा पावर मेरे पास होना चाहिए। और एलजी बोलते हैं कि चूंकि दिल्ली यूटी है, तो यूटी होने के कारण इसका सारा पावर हमारे पास है और इसका रियल गवर्नमेंट हम है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ एलजी, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ सिलेक्टेड, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिल्ली को 1991 में क्या बनाया गया था? दिल्ली को 1991 में यूटी बीट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ बनाया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसके दिल्ली को स्टेट बनाने, लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी के साथ बनाने के पीछे मेन रीजन ये था कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर वे में चलाना। और इसमें बहुत सारे स्टेट के एरिया को ऐड किया गया, जिसको बोला जाता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें कुछ राजस्थान का भी पार्ट है, एनसीआर में राजस्थान का पार्ट है, आपका हरियाणा का पार्ट है, यूपी का पार्ट है। ये सबको मिलाकर और मेन दिल्ली को मिलाकर बना है एनसीआर। दिल्ली को जब स्टेट का दर्जा मिला, मीन्स यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली का जब दर्जा मिला, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें से 3 पार्ट को स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखा गया। पहला लैंड, दूसरा पुलिस एंड तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये इसको स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि जो इलेक्टेड सीएम है, इलेक्टेड सीएम से इसको बाहर रखा गया। ये डायरेक्ट एलजी के कंट्रोल में रहेगा। एलजी के कंट्रोल में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। यानी कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, इसके अंडर में आता है दिल्ली पुलिस। तो ये सब का वहाँ हमेशा टसल चलते रहता है, क्योंकि जो भी फाइल, अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई फाइल जो है वो भेजती है एलजी के पास, तो एलजी उसको पास नहीं करते हैं। और जैसे अभी हाल ही में टसल चल रहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है, ये जो नया टसल है ये चले में है, दिल्ली जल बोर्ड जो है डीजेबी,
डीजीपी के सारे ऑफिसर्स को एलजी इंस्पेक्शन मीटिंग के लिए बुलाएं। तो इस पे सीएम का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, हमारे अंडर में आता है, तो इसके मेंबर से दिल्ली एलजी का उनके ऊपर कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं, उनसे मीटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब हमेशा ये टसल चल रहा है। एक्चुअली में पहले ये टसल नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कांग्रेस की सीएम थी, तो कांग्रेस का सेंटर में भी गवर्नमेंट रहता था, कांग्रेस के सीएम थे, तो ये टसल नहीं चलता था। लेकिन अभी दो अपोजिशन पार्टी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट आपके अंडर में है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन पार्टी हैं जो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ऐसा हो रहा है, और इसी कारण इतना टसल इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो ये मेजर यहाँ पे न्यूज था कि कैसे इनके बीच में हमेशा टसल, इवन कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम यूटी का बात करें, वो यूटी जो होता है, अगर हम यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो यूटी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, दिल्ली का चीफ जो मेजोरिटी में आया, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसा कोई सीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे कि हम स्टेट में देखते हैं, सपोज झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, यहाँ जब इलेक्शन होता है और जब पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, तो जो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर उनको इनवाइट करते हैं और गवर्नर अपॉइंट करते हैं मुख्यमंत्री को। लेकिन जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, तो वहां उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उनको वो सारा जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं, ना कि एलजी के प्रति। अगर एलजी जो है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट का को वो बस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बिल है, अगर वो एलजी जब भी चाहेगा उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। तो ये सब मेजर यहाँ पे टसल चल रहा है, जिसके कारण ये दोनों के बीच में हमेशा ये टसल दिल्ली गवर्नमेंट और उनके बीच में पावर के लिए चलते रहता है। और जैसे एमसीडी है, जो वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, हाल ही में आपने न्यूज में है था कि तीनों जो एनएमसीडी था, नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ और ईस्ट, तीन दिल्ली पहले तीन पार्ट में डिवाइड था, वहां पे तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते थे, अब तीनों को ऐड कर दिया गया है और तीनों को एक बना दिया गया है। और इवन की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, एमसीडी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसको भी दिल्ली गवर्नमेंट के पावर से दूर रखा गया, दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये दूर रखा गया, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता। तो ये सब यहाँ पे बहुत सारा इशू, इसके लिए भी हमेशा गवर्नमेंट के बीच में टसल चलते रहता है। जैसा भी हाल ही में चल रहा था पेमेंट का इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हम पेमेंट भेज दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हम पेमेंट दे दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा। तो ये सब इशू यहाँ पे चलते रहता है। इसके बाद अगर हम अगला देखते हैं तो ये है बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक के बारे में। अगला जो एडिटोरियल में है वो है बिम्स्टेक के बारे में। अभी हाल ही में बिम्स्टेक का 25 ईयर हुआ है, 25 ईयर हुआ है, 25 ईयर्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन से फॉर्म हुआ था। स्टार्टिंग में इसके 4 कंट्री थे और इसको बोला जाता था BIST, बिस्ट। कौन कौन थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में, और ये इसका पूछने का नाम था बिस्ट EC, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसमें 3 कंट्री और ज्वाइन किए, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ये 3 कंट्री के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम कर दिया गया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसमें बात आता है कि नेपाल, म्यांमार,
सॉरी नेपाल और भूटान जो है इसका तो बे ऑफ बंगाल से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर ये इसमें क्यों है? तो नेपाल और भूटान को जो पोर्ट है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। इंडिया का जो कलकत्ता पोर्ट है वो नेपाल और भूटान को दिया गया है, यहाँ पे लोग अपना काम कर सकते हैं। और जो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक को एक्चुअली में ब्रिज बोला जाता है, ब्रिज ऑफ सार्क एंड एशियान, क्योंकि इसमें दो एशियान कंट्रीज हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड, और बाकी इधर 60 कंट्रीज हैं। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिम्स्टेक जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको ये कैसे रखे। और अभी हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर भी आया है, बिम्स्टेक चार्टर, जिसमें ये बोला गया है कि हर 2 साल पे लीडर्स का सब्मिट होगा, इंडिया जो है अभी बिम्स्टेक पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि अभी बिम्स्टेक को इंडिया सार्क माइनस पाकिस्तान मानकर चल रहा है, सार्क माइनस पाकिस्तान। सार्क जो है वो अभी फ्रोज हो चुका है, ये फ्रोज है और ये अलग पड़ा हुआ है जब से जो पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया इसके मीटिंग से पुल आउट कर गया, और जब इंडिया पुल आउट कर गया तो बहुत सारे कंट्री भी इसके मीटिंग में शामिल नहीं हुई, तो ये अभी भी इसका जो सबमिट है वो नहीं हो पा रहा है। कोरोना के टाइम में एक डिजिटल सबमिट हुआ था सार्क का, उसके बाद नेताओं का सबमिट फिर से नहीं हुआ है। तो बिम्स्टेक जो है वो एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, लेकिन इसका बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। अभी तक बिम्स्टेक का 25 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसका चार्टर अब बना है, इसके पहले चार्टर तक नहीं था, इसका रेगुलर कॉन्फ्रेंस नहीं होता, इसका रेगुलर सबमिट नहीं होता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बिम्स्टेक का, इवन के एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो पिछले बहुत दिनों से इसके चल रहा है, लेकिन अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इसके कंट्रीज के बीच में। तो ये सारा इशू चल रहा है। बिम्स्टेक पे इंडिया से ज्यादा फोकस किया था 2016 में। 2016 में जब ब्रिक्स का सबमिट हुआ था तो उसमें इंडिया सारे बिम्स्टेक कंट्रीज को इन्वाइट किया था ब्रिक्स के सब में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से बिम्स्टेक को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंडिया के थ्रू। इसमें बहुत सारा थोड़ा सा इशूज भी हैं, जैसे मेजर इशू है इंफ्रा का इशू है, बहुत ज्यादा इंफ्रा इधर का साउथ एशियन कंट्री का कमजोर है और इंडिया इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। यहाँ पे फाइनेंस का इशू है, फाइनेंस कौन करेगा इतना इंफ्रा का, और तो ये सारा कुछ इशू है। और ऊपर से जो जितने जो हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं, वो कभी कभी इंडिया को बिग ब्रदर एटीट्यूड का मानते हैं, वो इंडिया को बिग एज देखते हैं कि इंडिया अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है, ना कि एल्डर ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है। एल्डर ब्रदर एटीट्यूड के बदले वो इसको बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरह देखते हैं। अब एल्डर ब्रदर और बिग ब्रदर एटीट्यूड है क्या? बिग ब्रदर का मतलब होता है आप किसी के ऊपर अपना लेजिटिमेसी बनाना, अपना पावर को, अपना हेजेमनी को रखना, अपनी हेजेमनी को बनाना। इंडिया सबको यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री को अपना भाई बोलता है, छोटा भाई है, लेकिन उनको लगता है कि इंडिया अपना हेजेमनी मेरे ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया एशिया का सबसे बड़ा सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। तो इसलिए सबको लगता है कि इंडिया अपना साउथ एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है। तो छोटे कंट्रीज अपने आप को इंडिया से कभी कभी सिक्योर्ड फील नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे इश्यूज भी हुए हैं, जो अगर हम देखें तो 2016 का नेपाल ब्लॉकेड, जो 2016 का नेपाल ब्लॉकेड हुआ था, इससे इंडिया के प्रति नेपाल में बहुत गुस्सा आ गया था, और वो लोग इसे बिग ब्रदर एटीट्यूड बोलते हैं। और भी इशूज हैं, जैसे सीएए आया तो इसे बांग्लादेश अनसिक्योर्ड फील करने लगा। म्यांमार में भी जो अभी मिलिट्री कू हुआ तो इंडिया उससे साइड ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारा इशूज हैं जिसपे इंडिया को यहाँ पे बिग ब्रदर एटीट्यूड के रूप में देखा जाता है। तो ये सारा कुछ इंडिया को इस पे भी टैकल करना होगा और इस पे बात करना होगा। और भी अगर हम देखें तो एनर्जी का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ पे एक इंफ्रा पे देखें तो एक इंफ्रा के लिए काम किया गया है BBIN,
जो रोड है BBIN का, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। लेकिन इससे भी भूटान जो है वो पुल आउट कर लिया। भूटान इससे पुल आउट कर गया क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट लविंग कंट्री है। वो बोला कि अगर हम इतना ज्यादा इंफ्रा पे काम करेंगे, इतना हम रोड बनाएंगे, तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और वो इस प्रोजेक्ट को फिलहाल अलग कर दिया है, बोला कि ये प्रोजेक्ट पे अभी हम काम नहीं करेंगे। इसी तरह एक और इंडिया का प्रोजेक्ट है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हाईवे है, IMT हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ये इस पे भी काम हो रहा है, जो इंफ्रा पे काम किया जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया के लिए बिम्स्टेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, किससे? एशियान को जोड़ने में, एशियान को जोड़ने में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इससे इंडिया को कनेक्ट करने में बिम्स्टेक के थ्रू हेल्प मिलेगा, क्योंकि बिम्स्टेक में 2 एशियान कंट्रीज है, थाईलैंड और म्यांमार। दूसरा, म्यांमार जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री के साथ बॉर्डर पे है। अगर हम म्यांमार से अच्छा रिलेशन रखेंगे तो वहाँ पे जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज है, बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो होता है, जो वहाँ पे इतना ज्यादा इंसर्जेंसीज है, वो सब भागकर म्यांमार चले जाते हैं और वहाँ पे वो आप सुरक्षा ले लेते हैं। तो ये सब को रोकने के लिए नेपाल से हमारा रिलेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और इसी कारण जब अभी वहाँ मिलिट्री को हुआ तो इंडिया ओपनली उसके अगेंस्ट में नहीं गया, और उस पर धीरे धीरे करके वो सपोर्ट करके, इवन की डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा वे में इंडिया डिप्लोमेटिक बात वहां पे किया है, और डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में नहीं गया। इसी तरह अगर हम देखें तो रोहिंग्याज का इशू है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में रोहिंग्याज इशू, म्यांमार से जो रोहिंग्याज हैं वो बांग्लादेश में माइग्रेट कर गए हैं, म्यांमार में उनको मारा गया, भगाया गया। तो एक माइग्रेशन का इशू भी बहुत बड़ा इशू हो गया। इंडिया में बहुत सारे इलीगल रोहिंग्या जो है वो बहुत इलीगली इंडिया में आ चुके हैं। तो ये सारा इशू जो है वो सब यहाँ से देखा जा सकता है, बिम्स्टेक के थ्रू उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे कंट्री जो है वो बिम्स्टेक के पार्ट है। बिम्स्टेक के थ्रू अगर एक कंट्री चाहेंगे तो सार्क को फिर से लाइन पे ला सकते हैं, क्योंकि बिम्स्टेक के 4-5 कंट्री सार्क के मेंबर हैं। तो यहाँ से भी इसको सार्क को वापस लाया जा सकता है। तो ये सबके हिसाब से बिम्स्टेक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिम्स्टेक का जो जितने जो फॉल्ट लाइन है उसको दूर करने का जिम्मेदारी भी जो इसके कंट्रीज हैं आपस में मिल बैठकर बात करना, रेगुलर सबमिट करना, अगर होगा जो FTA है जो रुका हुआ है उस पर बात करना, ये सबसे हमारा जो बिम्स्टेक का सबमिट है वो एक बिम्स्टेक एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। ये मेजर यहाँ पे ये बिम्स्टेक का इशू था, बिम्स्टेक पे यही यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर हम अगला एडिटोरियल देखें तो अगले एडिटोरियल में बताया गया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो था, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था सेक्स वर्कर के ऊपर, सेक्स वर्कर्स के ऊपर, कि सेक्स वर्कर्स को भी पूरा लाइफ जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ। यानी कि सेक्स वर्कर्स आर एम्पावर्ड टू लिव अंडर आर्टिकल आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मीन्स डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ हमें जीने का अधिकार है। आप प्रोफेशन के आधार पे, आप प्रोफेशन के आधार पे किसी के लाइफ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, किसी के जिंदगी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हो, किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हो। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो हम देखते हैं कि क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल है या प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में इलीगल नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में इलीगल नहीं है, यानी कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि वो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। मीन्स प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एब्यूज नहीं होना चाहिए पर्सन का कॉमर्शियल पर्पस के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये सब अगर होता है तो वो इलीगल हो जाता है, नहीं तो वो इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाया था 2011 में, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल आया था, वो प्रदीप प्रदीप घोष के लीडर, प्रदीप घोष के चेयरमैनशिप में, प्रदीप घोष इसके चेयरमैन थे। और ये प्रोस्टिट्यूशन पे एक इनको रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कंडीशन
ऑफ प्रोस्टिट्यूट से सब कंडीशन पे, ये सेक्स वर्कर से कंडीशन पे रिपोर्ट। तो ये बहुत सारा रिकमेंडेशन, 10 रिकमेंडेशन से दिए थे कि ये होना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए सेक्स वर्कर को। एडल्ट सेक्स वर्कर जो हैं, जो एडल्ट हो गए हैं, उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। सेंसिटिव एक्शन लेना चाहिए उनको, मीन्स डिमोरलाइज नहीं करो, ये उनका प्रोफेशन है, आप उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते हो। फिर प्रेस के लिए, जो प्रेस है, प्रेस के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था कि प्रेस जो है वो यहाँ वो खुद जज ना बन जाए। प्रेस जो है वो इनकी प्राइवेसी, इनकी डिग्निटी का ख्याल रखे। फिर बोला गया था कि इनको लीगल सर्विसेज भी देना चाहिए। तो ये सारा कुछ इश्यू बताया गया था, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ज्यादा कुछ अमल नहीं किया था। तो इसीलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि पुलिस प्रोस्टिट्यूट्स को फोर्स नहीं कर सकता, पुलिस इनको जब चाहे तब तंग नहीं कर सकता, इन पर रेड नहीं मार सकता, इनको परेशान नहीं कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारा कुछ बोला गया था। जो इलीगल है वो है ब्रोथेल। अगर ब्रोथेल का मतलब होता है जहां पे ग्रुप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहां पे प्रोस्टिट्यूशन का चलता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पूरा अनदर पर्सन के द्वारा, किस लिए, पैसा लेने के हिसाब से, नेचुरल गेन के हिसाब से, दो या दो से ज्यादा सेक्स वर्कर जहां पे रहते हैं, तो उसको ब्रोथेल बोला जाता है। तो उस जगह पे ये सबको बैन किया गया था, इसको इलीगल बनाया गया था। तो ये मेजर यहाँ पे इशू है जो बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बताया गया। तो इसको अगर हम देखें तो ये 2-3 आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल का बात करें तो हम यहाँ पे 2-3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो भी उनको लीगल देता है, जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल 23 एंड 24, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अभी आर्टिकल आपका है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो ये सारा कुछ में उनको पूरा जीने का अधिकार है। आप उनको ऐसे ही किसी भी बात पे उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उनको आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते हो। अगर सेक्स वर्कर जो हैं उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे को उनके साथ रहने का अधिकार है। हाँ, अगर वहां पर का कंडीशन सही नहीं है तो उनके बच्चे को किसी एनजीओ के पास रखा जा सकता है, लेकिन उनको मिलने से या उनके पास जाने से उसको रोकना अलाउड नहीं है। ये सारा कुछ बहुत सारे कंडीशंस हैं जो यहाँ पे बताया गया है, और ये सारा कुछ यहाँ पे देखा गया। तो ये इस यहाँ पे आर्टिकल में मेजर ये बताया गया। अगला आर्टिकल जो है वो है डिजिटल कोलैबोरेशन। जैसे जो हमारा जो नया एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, के कस्तूरी रंगन कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये एनईपी 20, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें बहुत सारा टारगेट रखा गया है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट है कि जो हमारा जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो स्कूल एजुकेशन में इसको 100% कर देना है। कब तक? 2030 तक। उसी तरह हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 2018 में 26.3% था। इसका टारगेट किया गया है 50% करने का 2035 तक। और भी बहुत सारा चेंजेस लाया गया है, जैसे कि अभी जो पैटर्न यहाँ पे लाया गया है वो लाया गया है 5+3+3+4। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है, ये 5 साल जो है वो आपका प्राइमरी है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी हम इसको बोल सकते हैं। मीन्स इसमें से 3 साल जो है, 3 साल से 6 साल के उम्र तक कोई भी बच्चा ये कहाँ पढ़ेगा? आंगनवाड़ी में। 6 साल से 8 साल तक का इसका क्लास रहेगा 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। यानी कि 3 साल जो बच्चा है वो अपने एज 3 साल से 8 साल तक आंगनवाड़ी और सेकेंड क्लास तक। उसके बाद 8 साल से 11 साल जब उसका उम्र होगा तो इस समय उसका क्लास जो होगा वो होगा 3 to 5। नेक्स्ट जो है वो है 11 साल से 14 साल, इस समय उसका रहेगा क्लास का उसका क्या होगा? 6 to 8। उसके बाद अगला है 14 साल से 18 साल, इसमें है 9 to 12। ये 2 फेज में है, एक फेज है 9-10 का और दूसरा फेज है 11-12 का। तो इस तरह से अलग अलग फेजेज इसमें
रखे गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आपका एजुकेशन जो है वो चेंजेज होगा। इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन में देखते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी बहुत सारा चेंजेस लाया गया है। जैसे ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, आप जब चाहो एग्जिट कर सकते हो, फिर से आप वापस कोर्स में आ सकते हो, आप एक साथ 2-2 कोर्स कर सकते हो, आप कोर्स चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ बहुत सारा चेंजेस लाया गया। इसके अलावा और क्या लाया गया है कि इसमें कोलैबोरेशन का सिस्टम है कि आप इंटरनेशनल जो कॉलेज हैं, वो सबसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से आप कोलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया, जैसे कि वो क्यूएस रैंकिंग जो है, क्यूएस रैंकिंग के टॉप 1000 में होना चाहिए या 500 में होना चाहिए, रैंकिंग होना चाहिए। अगर आपका रैंकिंग 500 में है तो आप उससे कोलैबोरेट कर सकते हो। ये सारा कुछ रखा है। लेकिन हाल ही में यूजीसी जो है, यूजीसी एक नोटिफिकेशन लाया है जिसमें बोला है कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप डिजिटल कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। मीन्स आप जो वो यूनिवर्सिटीज है, उससे आप डिजिटल कोलैबोरेशन आप उसके साथ ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स के लिए आप कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए और डिस्टेंस कोर्सेज के लिए आप कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरह से जो डिसीजन है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को डिमोटिवेट करेगा कोलैबोरेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारा फंडिंग नहीं होता है, तो वो लोग डिजिटल और ऑनलाइन कोलैबोरेशन करने के प्रयास कर रहे थे, जैसे डिस्टेंस कोर्स पे प्रयास कर रहे थे। तो ये सब पे ये इशू होगा। इसी पे ये बोला गया कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा टारगेट जो है 50% इनरोलमेंट, ये कैसे हो पाएगा। जो 2035 तक अगर हम 50% इनरोलमेंट का बात करें, तो ये सारा इशू जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हम अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बहुत फंडिंग मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज का बात करो तो उनके पास बहुत पैसे का कमी होता है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी बहुत अच्छा होता है, इसके सामने स्टेट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग खराब हो जाता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी फिर इस कारण से कोलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ इशू यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका क्या डिसएडवांटेजेस है कि डिस्टेंस लर्निंग और जो ऑनलाइन लर्निंग है उससे अगर कोलैबोरेशन नहीं होता है तो इससे बहुत सारा डिसएडवांटेजेस होगा। ये मेजर टॉपिक है ये इसका। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं, तो अगला टॉपिक है सरोगेसी एक्ट। अगर हम सरोगेसी एक्ट को देखें तो ये सरोगेसी एक्ट जो आया था, इस पे ये है कि सरोगेसी एक्ट में बहुत सारा चेंजेस लाया गया। सरोगेसी एक्ट में बोला गया कि कपल जो है वो सिर्फ सरोगेसी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे ही ऑप्ट कर सकती है सरोगेसी के लिए। सरोगेसी का मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देना। तो वो कोई भी सरोगेट नहीं कर सकता, कोई भी सरोगेसी को नहीं अपना सकता, कोई भी बच्चे को सरोगेसी के थ्रू प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारा चेंजेस लाया गया, बहुत सारा इस एक्ट को 2018 में बदला गया। 2018 में ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्ट को बदला गया, तो एक्चुअली में उससे पहले दो इशू हुआ था। एक इशू था आपका जापान का एक कपल था, जापान का एक कपल था, जापानीज कपल, वो इंडिया में आए थे सरोगेट करने। और ये जब सरोगेसी क्यों हुआ, और बच्चे को जन्म होने से पहले ही, बच्चे का जन्म होने से पहले ही ये दोनों कपल अलग हो गए, और जब ये कपल अलग हो गए तो उस बच्चे को लेने से मना करते, मतलब कि हम इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो इशू था वो था एक ऑस्ट्रेलियन कपल का, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कपल का इशू था। ये इशू क्या था कि ये जब इंडिया में सरोगेट करने आए थे तो इनका ट्विन बच्चा था, ये ट्विन बच्चा को लेने से मना कर दिया, ये बोले कि हम कोई एक ही बच्चा को लेंगे। तो ये सब बहुत सारा इशू जो है वो क्रिएट हो गया। इस कारण से गवर्नमेंट के पास मौका मिल गया कि हम एक सरोगेसी एक्ट लाएं। तो 2018 में 16 में सरोगेसी बिल लाया गया, सरोगेसी रेगुलेशन बिल, और वो 2021 में पार्लियामेंट से पास हो गया। तो इसमें बहुत सारा कंडीशन रखा गया सरोगेसी के लिए, जैसे कि कपल जो है, कपल को मेडिकल ग्राउंड पे ही सरोगेसी के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें भी एज क्राइटेरिया रखा गया। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया कि वुमेन का, जो वुमेन सरोगेसी से तो बच्चे लेना चाहती है उसका कम से कम एज जो है 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड कपल का है उसका एज 26 टू 55 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सिंगल वुमेन को अलाउ था सरोगेसी के लिए,
सिंगल वुमेन जो है, अगर कोई सिंगल लिविंग वुमेन है तो वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे को ले सकती है। इसका उम्र रखा गया है 35 टू 45 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो बिल में डिमेरिट है वो ये है कि सिंगल मैन, LGBTQ कम्युनिटी, ये सबको सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेने से बाहर रखा गया। सिंगल मैन को बच्चे लेने से, सरोगेसी के थ्रू बच्चे लेने से बाहर रखा गया कि वो सरोगेसी के थ्रू बाप नहीं बन सकते, वो पिता नहीं बन सकते हैं, उनको ये अलाउड नहीं होगा। सिर्फ सिंगल जो वुमेन है वही ये बन सकती है, चाहे वो विडो हो या डाइवोर्सी हो, वो सरोगेसी के थ्रू माँ बन सकती है। दूसरा कंडीशन आता है कि जो कपल जो सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेना चाहता है उसका मिनिमम 5 साल शादी होना चाहिए। उसका एज जो है, उसका मैरिज का जो एज है वो 5 साल हो, यानी कि अगर सपोज करो कि आपका शादी 2022 में हुआ और आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप सरोगेसी के थ्रू अगर आप बच्चा लेना चाहोगे तो आपको 2027 तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही आप सरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सकते हो। जब आप सरोगेसी के थ्रू बच्चा लेने जाओगे तो सरोगेट मदर, जिसको कि सरोगेट मदर हम बोला जाता है, सरोगेट मदर आपकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए सरोगेट मदर जो है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो सरोगेट मदर जो है वो मैरिड होना चाहिए, ये मैरिड होनी चाहिए, प्लस इसका अपना खुद का बच्चा होना चाहिए, मदर ही होनी चाहिए, मदर ऑफ चाइल्ड होनी चाहिए। जो मदर नहीं है वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। तीसरा क्या है इसका कंडीशन, ये अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार सरोगेट बन सकती है। पूरे लाइफ में जो सरोगेट मदर है वो बस ओनली वंस बन सकती है, इससे ज्यादा वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया में सरोगेसी जो है, सरोगेसी एक बहुत बड़ा इलीगल कमाई का जरिया बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट, सरोगेसी मार्केट बहुत ज्यादा इंडिया में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगली सरोगेट किया जाता है, खास करके जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स वो इंडिया में आते हैं। और सरोगेसी, जो सरोगेट मदर होती है, सरोगेट मदर से जबरदस्ती 2-2, 4-4 हर साल ये सब करवाया जाता है और उनको सरोगेट बनाया जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो ये तो एक तरह से सही किया गया कि सरोगेसी का जो इलीगल व्यवसाय था, इलीगल धंधा था, उसको रोका गया और जो सरोगेट मदर है उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ये सब किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। जैसे कंट्रोवर्सीज है, सरोगेसी जो है वो मेन के लिए अलाउड नहीं है, सिंगल सिंगल मैन के लिए अलाउड नहीं है, गे हो गए, LGBT कम्युनिटी के लिए अलाउड नहीं है। तो ये सब इशू जो है जिसपे बहुत सारे जो एनजीओ जो हैं वो इस पे इशू क्रिएट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया है। और इसका जो कानून जो है, इसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो ज्यादा हार्श नहीं है, पनिशमेंट हार्श नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो होता है, अगर कोई माँ बनने वाले रहते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये भी सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के लिए अलाउड है, मेडिकल ग्राउंड के लिए अलाउड है। लेकिन अभी भी लोग अल्ट्रासाउंड करवा के चाइल्ड डेथ करते हैं, बच्चों का भ्रूण हत्या जो है, फ्यूटस मदर जो है, फ्यूटस का डेथ होता है। ये इलीगली अभी भी चलता है क्योंकि यहाँ पे हार्श कानून नहीं है, हार्श पनिशमेंट नहीं मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पे सरोगेसी एक्ट का भी है, यहाँ पे कोई हार्श पनिशमेंट नहीं है। तो ये अभी भी ब्रोकर जो है कंटिन्यू अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और वो इजिली सारा कुछ वो करते हैं और इजिली वो कानून से बच जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज मिलकर काम करता है, वो जो सरोगेट मदर जो होती है उसको वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे, तुम अपने आप को इनका रिलेटिव बता देना कि हम इनका रिलेटिव है। इस तरह से बहुत सारा इशू है जो चल रहा है, ये सब पे काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए मीन्स किसी भी कोई भी कानून, कोई भी एक्ट तभी इफेक्टिव होता है जब उसके साथ पनिशमेंट भी जुड़ा हो, पनिशमेंट भी जुड़ा हो। अगर किसी कानून के साथ, अगर कोई एक्ट के साथ पनिशमेंट नहीं है तो वो एक्ट आपका इफेक्टिव नहीं होगा, वो एक्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या इंटरनेशनल कोई रेगुलेशन आता है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क आता है, ये इफेक्टिव नहीं होता।
ये बहुत रेयर केस में ही एक सक्सेसफुल, अगर हम सारे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखें या सारे सीओपी देखें तो वो कोई भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई हार्श पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट नहीं है तो कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और इसका यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सिमिलर कंडीशन होता है, कोई भी कानून बनता है किसी भी देश में तो उसके साथ में वही हाल यहाँ भी है। अगर आप हार्श पनिशमेंट नहीं रखोगे, अच्छे से इसका मॉनिटरिंग नहीं करोगे, तो ये एक्ट तो बन जाएगा लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होगा। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए पनिशमेंट, मॉनिटरिंग, रेगुलेशंस, ये सब की जरूरत है, जो कि करने की जरूरत है। तो ये सब इस एक्ट के बारे में यही है कि हम लोग कैसे, जो सरोगेसी एक्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है। तो सरोगेसी एक्ट जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी आजकल फैशन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फैशन के नाम पे माँ नहीं बनना चाहती हैं कि हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, और वो सरोगेसी करवाती है। सरोगेसी का और भी इशू है। क्या होगा अगर कोई जुड़वा बच्चा पैदा हो गया, ट्विंस हो गया, तो क्या आप दोनों को रखोगे? क्या होगा अगर सरोगेसी के बाद जो सरोगेट करवा रही है वो भाग गई, वो अभी रिजेक्ट कर दी एक्सेप्ट करने से? क्या होगा अगर मान लो गर्ल जन्म ली और वो बॉय चाहता हो, तो क्या होगा? ये बच्चा का क्या होगा? सपोज करो सरोगेट मदर जो है वो एक बच्चे को जन्म दी, एक चाइल्ड बर्थ हुआ, सरोगेट मदर। इस बच्चे को जो कपल हैं वो लेने से मना कर दी, सरोगेट मदर है वो भी एक्सेप्ट करने से मना कर दी, तो इस बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा कहाँ जाएगा? तो ये सारे इशू हैं, इस पे डील करने की जरूरत है, जो कि हम लोग को ये देखना है कि कैसे क्या है ये, इसीलिए इस एक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो ये है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो एक ड्राफ्ट लाया था, ये जिसमें बोला गया था कि ये एक एक्स्ट्रा ग्रीवियंस एप्लीकेट कमिटी होगा, ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी होगा, जो कि जैसे हम लोग देखे थे आईटी एक्ट जो आया था, आईटी एक्ट में 3 लेयर का अपेलेट कमिटी था, 3 लेयर का ग्रीवियंस कमिटी था। एक अपना सेल्फ, दूसरा इंटरनल अपेलेट कमिटी, और तीसरा एक्सटर्नल यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अपेलेट कमिटी। तो यहाँ पे एक और अपेलेट कमिटी रखने का बात चल रहा है, जो कि सपोज करो कि जो इंटरनल कमिटी है, आपको वहाँ पे कंप्लेन किए, वो आपके कंप्लेन को सुना, आप उस कंप्लेन से हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप यहाँ पे जो ग्रीवियंस अपेलेट कमिटी पे आप उसको अपील कर सकते हो, और यहाँ पे इसको 72 घंटे के अंदर में सुना जाएगा, और जो कंटेंट है उसको 72 घंटे के अंदर में उसको हटाने का बोला जाए कि आप इसको 72 घंटे के अंदर में हटा दो। इस पे ये है कि ये क्या चेंजेज है क्या, लेकिन गवर्नमेंट अभी इस ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया है। बहुत सारा जो एनजीओ हैं, जो फ्री स्पीच के जो एनजीओ ये सब हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इसके अगेंस्ट हो गए कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहता है। गवर्नमेंट जो है, सपोज करो कोई कुछ भी कंप्लेन कर रहा है, और जैसे मान लो कोई जर्नलिस्ट है या कोई एक्टिविस्ट है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ सोशल मीडिया पे लिखे, राइट, कोई गवर्नमेंट सपोर्टर जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में आया, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है ना। ये किसी को इंस्टिगेट नहीं कर रहा है, सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सपोज करो जो इंटरनल कमिटी जो है वो देखा, और भी सारे जो ग्रीवियंस कमिटी हैं वो देखें और इसको ओके कर दी कि नहीं, ये जो पोस्ट है वो सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये जो बंदा जो कंप्लेन किया था वो कहाँ चला जाएगा? सपोज करो वो चला जाएगा ग्रीवियंस अपेलेट कमिटी के पास। ये अपेलेट कमिटी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये देखेगा कि ये जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये पोस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो कहे कि नहीं, ये पोस्ट जो है इसको आपको हटाना होगा, ये पोस्ट हमारे गाइडलाइन को सूट नहीं करता। तो ये इशू हो रहा है, ये इशू हो सकता है। इससे क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे आर्टिकल 19 में है, आईटी एक्ट के थ्रू जो दिया है, वो इसके अगेंस्ट में हो जाएगा, और इससे गवर्नमेंट जो है वो इस पे बहुत सारा लीगल चैलेंजेज आ जाएगा, कि सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाएगा, और गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखेगा। तो ये इशू के कारण इसको दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको फिर से वापस ले लिया है,
और इस पे लोगों से अपना राय मांग रहा है कि आप बताओ कि इस पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये मेजर हमारा जो एडिटोरियल था वो है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नोट जो है वो दिया है, डिफेंस प्रोजेक्ट नोट। DAC जो होता है ये मेड इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा, बढ़ावा दे रहा है, और ये बोला है कि सारे जो है वो इंडिया में बनेंगे, इंडियन कंपनी इसको बनाएगा या इंडिया में ये बनेगा। तो DAC का हेड कौन होते हैं? DAC का चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में DAC का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीट होता है, और इसमें डिफेंस फोर्सेज के लिए, डिफेंस फोर्सेज, डिफेंस फोर्सेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और साथ में इसमें कोस्ट गार्ड भी ऐड रहते हैं। कोस्ट गार्ड जो है ये सबके लिए जो इक्विपमेंट जो है उसको ये लोग खरीदने के लिए ये सारा कुछ काउंसिल बैठता है और सारा नोट देता है, तो इसी के लिए ये है। इसके बाद अगर हम अगला इंपॉर्टेंट न्यूज देखें तो वो है कल इंडिया अग्नि 4 जो है, अग्नि 4 को सक्सेसफुली इंडिया जो है वो अग्नि 4 को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट फायर किया है। अग्नि 4 क्या है? अग्नि 4 अग्नि सीरीज का ये फोर्थ जनरेशन बोल सकते हैं मिसाइल है। ये IRBM है। IRBM का मतलब हुआ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मोस्टली रेंज है 3500 किलोमीटर। इसका रेंज मोस्टली 3500 किलोमीटर बताया गया है, और ये जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को धो सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल है। एक्चुअली अग्नि जो है, अग्नि मिसाइल का 5 सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि 1 जो है इसका टारगेट मोस्टली 700 किलोमीटर तक है। अग्नि 2 जो है इसका टारगेट मोस्टली 1000 टू 1500 किलोमीटर है। अग्नि 3 जो है इसका मोस्टली 2000 टू 2500 किलोमीटर तक रेंज है। अगर हम अग्नि 4 का बात करें तो इसका 3500 किलोमीटर रेंज बताया जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्टिवली 6000 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद अग्नि 5 जो है वो 8000 से 10000 किलोमीटर तक ये कर सकता है, और इसको बोला जाता है अग्नि 5 जो है वो क्या है? ICBM। ICBM का मतलब क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM मीन्स ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये जाकर अटैक कर सकता है। इसको बोला जाता है ICBM। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मीन्स अगर एशिया से ये यूरोप तक भी इजिली ये अटैक कर सकता है, इसीलिए इसको ICBM बोला जाता है। तो ये आपका अग्नि 5 है। इसी तरह अग्नि 6 को भी डेवलप किया जा रहा है, अंडर डेवलप्ड है। इसका रेंज बोला जा रहा है कि ये 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा, और ये भी क्या रहेगा? ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अटैक करने का में सक्षम ये मिसाइल होगा, जो अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 इंडिया से लंदन तक, यूरोप तक इजिली अटैक कर सकता है, वहां पे ये जाकर स्ट्राइक कर सकता है, इतना इसका रेंज है। तो इसी तरह से अग्नि का ये 5 सीरीज है, जो कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के सीरीज हैं, अलग अलग सीरीज यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम अगला न्यूज देखें तो सेम टू वही न्यूज है कि जो राजस्थान के MLA थे, राजस्थान के MLA को राजस्थान के MLA की तरह ही महाराष्ट्र के MLA को, एक न्यूज है राजस्थान के MLA की तरह ही महाराष्ट्र के MLA को भी कांग्रेस जो MBA गवर्नमेंट वहां पे है, महाविकास अघाड़ी, जो कि आपका उद्धव ठाकरे जी जो CM है, उद्धव ठाकरे जी के अंडर में जो गवर्नमेंट है, ये अपने MLA को होटल में रखा है।
होटल में छुपाकर या होटल में रखा है राज्यसभा इलेक्शन होने तक। अब फिर से मैटर ये आता है कि ये आजकल डेली न्यूज में क्यों है। कभी हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अपने एमएलए को होटल में रखा है। अभी न्यूज आ रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र का अपोजिशन पार्टी बीजेपी भी उन अपने विधायकों को एक होटल में रखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने एक अलग होटल में रखा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये सब सारे गवर्नमेंट अपने जो है वो अपने अपने विधायक को इस तरह से छुपाते चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे इनको रखते आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? खरीद प्रफोत, खरीद बिक्री। सिंपल लैंग्वेज में खरीद बिक्री, विधायकों का खरीद बिक्री। हम विधायक खरीदेंगे, बदले में तुम हमको वोट दो। मान लो कि कोई विधायक है, जैसे अगर किसी को एक राज्यसभा जाने के लिए 10 वोट की जरूरत, 10 वोट की जरूरत है, उसके पास 10 विधायक कम है, वो इनके पास इनके 10 विधायक से कंसल्ट करेगा, बोला कि हम आपके हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपया देंगे, 10-10 करोड़ रुपया देंगे, आप अपने पार्टी के अगेंस्ट में जाके हमको वोट दो। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हॉर्स ट्रेडिंग, इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी से बचाने के लिए हो रहा है। तो अब बात आता है कि जब एक विधायक जो है वो अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रहा है, अगर वो अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रहा है तो हम उसको एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एडीएल, एडीएल के अंडर में उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसको हम डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो राज्यसभा इलेक्शन जो है, राज्यसभा इलेक्शन में आप किसी को भी वोट दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो पार्टी है, आप जिस पार्टी लाइन से हो, जो पार्टी से हो, अगर वो पार्टी आपको बोल रहा है तो ही आप सिर्फ उसी को आप वोट दो, ये जरूरी नहीं है। और अगर आप किसी को भी वोट दोगे तो वो एडीएल में नहीं आएगा। मीन्स अगर आप सपोज करो कांग्रेस के एमएलए हो और अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता है। आप किसी को भी वोट दे सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले आया कब? एंटी डिफेक्शन लॉ आया है आपका 1985 में। इसको 1985 में लाया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसको रखा गया है 10th शेड्यूल में। अब क्वेश्चन आता है कि 1985 में ऐसा क्या हो गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा? तो उस समय अगर हम देखें 1980 के टाइम में या 1960 के टाइम में, जैसे अगर हम 1967 में देखें तो कांग्रेस 1967 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, कांग्रेस और कांग्रेस आई, और बहुत सारे जो एमएलए थे, विधायक जो सांसद थे वो डिफेक्ट कर गए थे। उसके बाद अगर हम 80s में देखें तो 80s में बहुत गवर्नमेंट स्टेबल नहीं था इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं था। कोई गवर्नमेंट 1 साल के लिए बन रहा है, कोई 6 महीने के लिए बन रहा है, मीन्स सांसद लोग कभी इधर डिफेक्ट हो रहे हैं, कभी उधर डिफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सबको रोकने के लिए और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था 1985 में। ये एक्चुअली में एक हरियाणा के फेमस नेता थे जिनका नाम था गयाराम। ये बहुत फेमस है पार्टी बदलने के लिए। मीन्स कोई भी पार्टी का सरकार होता था, किसी भी पार्टी में जो भी पार्टी को ज्यादा प्रलोभन देता था वो इस पार्टी में चले जाते थे। इनको बोला जाता था आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या फीचर्स है? अगर हम एडीएल का फीचर्स को देखें, एंटी डिफेक्शन लॉ के फीचर्स को देखें तो हमारे यहाँ 3 तरह के सांसद होते हैं या विधायक होते हैं। एक तो होते हैं आपके पार्टी से इलेक्टेड, पार्टी इलेक्टेड, किसी पार्टी के द्वारा इलेक्ट हो गए। एक होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो जो पार्टी इलेक्टेड विधायक हैं इनको अपने पार्टी के अनुसार काम करना होगा, और ये अगर ये एडीएल के अंडर में कब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? जब ये अपने पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे।
जब ये अपने पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे या पार्टी के अगेंस्ट वोट करेंगे, पार्टी अगर कोई किसी चीज पे व्हिप जारी किया, ये उस पे अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ये एडीएल के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सपोज करो कोई विधायक है, वो बीजेपी के सीट पे जीता और बाद में वो कांग्रेस में डिफेक्ट हो गया, तो ये एडीएल के अंदर में, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में, दल बदलू कानून के अंदर में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आप लोग को कर्नाटका में याद होगा, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी याद होगा। जब 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ का गवर्नमेंट था, कमलनाथ का गवर्नमेंट था, कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री थे, मीन्स कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कांग्रेस के गवर्नमेंट था। लेकिन जब कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर निकले, तो ये अपने साथ लगभग 20 से 25 विधायक को डिफेक्ट करवा दिया, यानी कि ये 20 से 25 विधायक किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को। और जब 25 विधायक जो था वो बीजेपी को ज्वाइन किया, तो कमलनाथ गवर्नमेंट जो था वो नॉन मेजोरिटी का गवर्नमेंट हो गया और ये गवर्नमेंट गिर गई, मीन्स इनका मुख्यमंत्री खत्म हो गया। तो उसमें ये 25 विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में, और कुछ लोग इसमें से रिजाइन भी दे दिए थे। अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो आप सीधा रिजाइन कर दो। और उसके बाद ये लोग बीजेपी के सीट पे बीजेपी का टिकट लेकर, सिंबल लेकर ये चुनाव लड़े, और उसके बाद फिर से बीजेपी का गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह हम कर्नाटका में देखें, कर्नाटका में भी सेम चीज हुआ। जब आपको याद होगा, जनता दल सेकुलर, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर गवर्नमेंट बनाया था, चीफ मिनिस्टर थे एचडी कुमारस्वामी। तो ये जो गवर्नमेंट थे, इनका गवर्नमेंट जो था, इसमें से कांग्रेस के बहुत सारे विधायक डिफेक्ट कर गए और वो कहाँ चले गए, बीजेपी में। उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो फिर से बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े, और उसी टाइम कांग्रेस बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया, और वहां पे येदियुरप्पा जो थे, वीएस येदियुरप्पा, वो सीएम बने। और उसके बाद अभी तो वहां के सीएम बीएस, ये बोमई सरकार है, वीएस बोमई, लेकिन उसमें बीएस येदियुरप्पा जो थे वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाया गया था। अभी वहां पे बोमई जो है वो मुख्यमंत्री। तो इस तरह से यहाँ पे अभी अगर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, और इसमें क्या है, पहला तो ये तो हो गया पार्टी इलेक्टेड मेंबर, पार्टी से जो इलेक्टेड होते हैं, पार्टी इलेक्टेड। दूसरा जो आता है वो है नॉमिनेटेड। जैसे हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, इनको विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अगर नॉमिनेट होने के 6 महीने तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, और उसके बाद अगर ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे होता है कि कैसे आपका होगा। तीसरा जो आता है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो 12 जो वो 6 महीने के अंदर में अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो एडीएल में नहीं आएंगे। अगर बाद में वो करते हैं तो वो एडीएल के अंदर में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तीसरा जो होता है वो है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्ट होने के बाद, तो वो एडीएल के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश मेवानी जो हैं वो गुजरात के एमएलए हैं। वो हाल ही में कांग्रेस के साथ मीटिंग किए थे, जिसमें आपको एक कन्हैया कुमार जो थे, कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए, लेकिन जिग्नेश मेवानी जो थे वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए। ये कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। अगर ये अभी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे तो ये एडीएल के अंडर में, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए ये अभी इंतजार करें, जब अगला इलेक्शन गुजरात में होगा तो हम फिर
किसके सिंबल पे लड़ लेंगे? कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे। अभी हम कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये कंडीशन होता है। अब इसके बाद इसमें एडीएल में अगला क्वेश्चन जो आता है, एडीएल का अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिस्क्वालीफाई करता कौन है, कौन है इसके लिए ऑथोराइज्ड? तो इसके लिए ऑथोराइज्ड है स्पीकर। स्पीकर जो है ये डिस्क्वालीफाई करते हैं, इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, और इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि ये कितना दिन में डिसीजन लेंगे, कोई टाइम बाउंड नहीं है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कैसे स्पीकर अपने पावर का मिसयूज करते हैं। अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ था, बंगाल के इलेक्शन, टीएमसी गवर्नमेंट बना, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के एक नेता थे मुकुल रॉय, मुकुल रॉय पहले वो टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में आए, बीजेपी से वो एमएलए बने, उसके बाद वो फिर से टीएमसी में डिफेक्ट कर गए, और टीएमसी में ये बीजेपी के सिंबल पे चुनाव जीते और ये टीएमसी में चले गए। सब लोग देख रहा है कि पार्टी चेंज किए, इजिली एडीएल के अंडर में आ जाएंगे, लेकिन इनको वहां क्या बना दिया गया, इनको वहां पीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, जो कि मेनली कौन बनता है इसका चेयरमैन? अपोजिशन पार्टी। तो वहां के जो स्पीकर क्या बोले कि मुकुल राय जो है वो अपोजिशन में है, वो बीजेपी से चुनाव जीते, इसलिए इनको हम पीएससी का चेयरमैन बना दिए। तो देखो कैसे यहाँ पे पावर का मिसयूज किया गया, और इन पे अभी वो क्या कर रहे हैं, बोले कि हम इनका ट्रायल करेंगे। वहां इनका ट्रायल चला कि क्या सच में डिफेक्ट किए हैं या नहीं डिफेक्ट किए हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा क्या है, डिमेरिट्स है, जिसपे कि बात करने की जरूरत है। तो इसी कारण सारे जो ही जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, एडीएल में 3 चीज नहीं आता है। कौन कौन? राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये 3 में आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर वोट दे सकते हो, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। इसी कारण अभी सारे जो पार्टी है अपने एमएलए को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, ताकि उनको कोई उनका हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो। तो ये मेजर इसी कारण हम आजकल डेली, ये 10 जून को राज्यसभा का इलेक्शन है, 10 जून तक हम लोग डेली ये देखेंगे कि कभी बीजेपी के एमएलए इस होटल में छुप बैठे हुए हैं लेकर गया है, कांग्रेस अपने एमएलए को इस होटल में लेकर गया है। तो इस तरह ये चलता रहेगा, ये हम लोग 10 जून तक ये चीज हमें मिलता रहेगा, ये हमें नजर आता रहेगा। उसके बाद अगला एक न्यूज है, वो क्या है? बैड बैंक। बैड बैंक के बारे में, कि बैड बैंक जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट है कि बैड बैंक जो है वो जुलाई से एनपीए को लेना स्टार्ट कर देगा। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब जो बैंक जो है, बैंक से अगर हम लोन लिए हैं और हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाएगा? जब हम उसको 90 दिन तक अगर उसको हम इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो वो मोस्टली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो इसी में ये जो बैड बैंक है, बैड बैंक का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये क्या करेगा? जो बैंक है, बैंक के पास जो एनपीए है, उस एनपीए को ये खरीद लेगा, बैंक को उसके बदले बैलेंस दे देगा, और अब वो इस एनपीए को फिर बेचेगा और उस एनपीए से पैसा लेगा। इसको बोलते हैं बैड बैंक। एक्चुअली में ये बैड बैंक जो है वो अरविंद पनगड़िया जब उसमें वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, तो इसको वो लाना चाहते थे। और वो किससे मोटिवेटेड थे? अरविंद पनगड़िया मोटिवेटेड थे मलेशिया के धनहर्ता बैंक। मलेशिया में सेम टू सेम बैड बैंक की तरह ही है, जिसका नाम है धनहर्ता बैंक, कि हम लाएंगे और इससे लोन को रिकवरी करवाएंगे। लेकिन इसका इशूज क्या है? अभी गवर्नमेंट जो है वो बैड बैंक लेते आया है, लेकिन बैड बैंक का इशूज क्या है? सपोज करो बैड बैंक एनपीए लिया, ठीक है, अब इस एनपीए को बैड बैंक बेच नहीं पाया, रिकवर नहीं कर पाया, तो क्या होगा? बैड बैंक जो बैंक को पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ से आया?
एक्सचेकर, एक्सचेकर का पैसा है, यानी कि हम पब्लिक का पैसा है, हम फिर से तो वही काम हो रहा है ना, बात तो वही हुआ, हमारा पैसा फिर से दिया जा रहा है लोन को रिकवर करने के लिए। लोन तो आप सपोज करो एनपीए, मान लो कि एनपीए 10,000 करोड़ है, ठीक है, बैड बैंक जो है वो रिकवर कर पाया 7,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ कहाँ से आएगा? 3,000 करोड़ कैसे रिकवर होगा? फिर से एक्सचेकर का पैसा जाएगा। तो ये सब इसमें इशू भी है, और इसी सब के कारण बोला जा रहा है कि नहीं, ये जो है ये पूरी तरह से जितना जो पैसा है वो सबको ये ट्रांसफर कर देगा, बैंक को ट्रांसफर कर, बैंक का जो बैलेंस शीट है वो सही हो जाएगा, बैंक का हेल्थ सही हो जाएगा, बैंक जो है वो लोन ज्यादा देने लगेगा, और इधर जो बैड बैंक है वो इसको एक तरह रहेगा, तत्काल में बैंक का कंडीशन सही हो जाएगा, और जो मनी का फ्लो जो है वो सही हो जाएगा मार्केट में। बैंक जो है वो फिर से लोन देने लगेंगे ज्यादा, बड़े बड़े लोन इंफ्रा सब के लिए, और ये सब यहाँ पे ये इशू हो जाएगा। तो इस तरह से मेजर जो आर्टिकल्स था, मेजर जो न्यूज था वो यही था। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हम बहुत जल्द और भी करंट अफेयर्स का न्यूज के लिए लाएंगे, जो कि हम हर 15 दिन पे ये करंट अफेयर्स का स्पेशल न्यूज लाएंगे जो सारे करंट अफेयर्स को कवर करेगा हिंदू के अलावा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए यूजफुल होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, और आपके प्रिपरेशन में आगे ये हेल्प करेगा। और इस तरह से इसको थैंक यू, कल फिर से मिलते हैं, कल फिर